बिस्तर पर निढाल सी पड़ी कल्याणी जी शून्य में ताकती हुई कुछ सोचती जा रही थी। फिर स्वयं से ही बोल उठी। बचपन से अब तक तो सुनती ही आ रही थी कि बुढ़ापा अभिशाप होता है, लेकिन महसूस आज हुआ, और उस पर अपने ही शरीर के अंश द्वारा किया गया बुरा रवैया तो अंदर तक तोड़ कर रख देता है। कल्याणी जी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। अभी कल ही की तो बात थी जब उनका बेटा और बहू नौकरी के लिए निकलने लगे तो कल्याणी जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेरी दवाई ले आना। उनकी बात अनसुनी करके बेटा बहू घर से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे ही कल्याणी जी अपना नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर में गई तो उन्हें चक्कर आने लगे। उनका सर घूमने लगा और वहीं फर्श पर बैठ गई। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटे लेटे बेटे बहू का इंतजार करने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या शायद शुगर बढ़ गई है, परंतु कहती भी तो किससे, आखिर सुनने वाला कौन था। रह रहकर उन्हें अपने पति की याद आ रही थी कि कैसे थोड़ा सा बीमार होने पर भी तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाते थे और झट से दवाई दिलाकर ले आते थे। हल्की सी छींक भी आती थी तो उनकी सेवा में जुट जाते थे। हमेशा कहा करते थे, कल्याणी, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। यही सब सोचते सोचते कल्याणी जी की आंखों से आंसू छलक आए। कल्याणी जी के पति राम निवास जी एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे और इसी दौरान उनके बेटे वैभव का जन्म हुआ। फिर गृहस्थी की गाड़ी बड़ी अच्छे से जिंदगी की पटरी पर चलती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक कल्याणी जी के पास फ़ोन आया। क्या आप कल्याणी जी बोल रही हैं? आप तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंच जाइए, आपके पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल्याणी जी आनन फानन में अस्पताल दौड़ी, लेकिन तब तक उनके पति इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस समय उनका बेटा वैभव केवल 8 वर्ष का था। कल्याणी जी ने जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को अच्छा जीवन देने के लिए दिन रात एक कर दी थी। कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे वैभव को पढ़ लिख कर इस काबिल बनाया कि आज वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। वहीं अपने साथ काम करने वाली एक लड़की रिया से वैभव ने शादी भी रचा ली थी। बेटा बहू दोनों नौकरी के सिलसिले में सुबह सुबह घर से निकल जाते और रात को देरी से घर लौटते। इस दौरान कल्याणी जी ही घर की देखभाल करती, बेटे बहू के लिए खाना बनाती। लेकिन कल उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिस कारण वह उनके लिए कुछ ना बना सकी। कल्याणी जी ने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे, लेकिन बेटा बहू का अभी तक कोई अता पता नहीं था। ना ही उन्होंने उन्हें फ़ोन करके कुछ बताया था कि वे दोनों कब आएंगे। कल्याणी जी की भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन उठने के लिए शरीर में हिम्मत नहीं थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा और बहू खड़े थे। उनकी बहू रिया तो अंदर आते ही अपना पर्स एक ओर फेंकते हुए बोली, माँ जी, आज हम खाना नहीं खाएंगे, हम बाहर से ही खाना खाकर आए हैं। ऐसा कहते हुए दोनों बेटा और बहू कमरे में सोने चले गए। कल्याणी जी सोचने लगी कि जब वैभव छोटा था और खाना नहीं खाता था तो मेरे हलक से भी निवाला नहीं उतरता था, और आज किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ, आपने खाना खाया या नहीं। कल्याणी जी पूछना चाहती थी कि बेटा मेरी दवाई लेकर आया है या नहीं, लेकिन बेटे के पास तो शायद समय ही नहीं था अपनी माँ के लिए। प्रश्नवाचक निगाह से उन्हें देखते हुए कल्याणी जी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। वे दोनों अपने कमरे में सो चुके थे। कल्याणी जी बिना कुछ खाए थोड़ा सा पानी पीकर भूखे पेट ही सो गई। सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। आज जब सुबह हुई तो कल्याणी जी ने सोचा कि बेटे से कहूँ, बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कल से मेरी तबीयत खराब हो रही है। यह सोचकर वह अपने कमरे से बाहर निकली। उसी समय बहू भी रसोई घर में जा रही थी। हिचकिचाते हुए उन्होंने बहू से पूछा, बहू, वैभव की नींद खुली या नहीं?
तो बहू थोड़े तीखे स्वर में बोली, नहीं, क्या काम है उनसे? कल्याणी जी बड़े ही धीमे स्वर में बोली, वो बहू, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मुझे लगता है मेरा बीपी बढ़ गया है। कब से मैं उसे दवाई लाने के लिए कह रही हूँ, पर उसने मेरी दवाई लाकर नहीं दी। अब बहुत समय हो चुका है, इसलिए सोच रही हूँ कि एक बार डॉक्टर को ही दिखा लूँ, फिर दवाई शुरू करूँ। बहू अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता कि हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता? सुबह को जाते हैं और देर शाम को घर लौटते हैं। और वैसे भी आपकी दवाइयाँ लाने के लिए अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अभी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है और दोनों बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, गाड़ी की किस्त भी। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। बेचारी कल्याणी जी ठकी सी खड़ी रह गई और फिर उन्होंने अपने कमरे में आकर सोचने लगी, मैं भी इस घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, उसका कोई मोल नहीं है क्या? उसका भी तो कोई हिसाब बनता ही होगा ना। अगर इसी काम के लिए काम वाली बाई लगाते तो कम से कम 8 से 10 हज़ार महीना लेती, ऊपर से नखरा अलग दिखाती। फिर कल्याणी जी अपने बेटे के उठने का इंतजार करने लगी, यह सोचते हुए कि मेरा बेटा एक बार दवाई लाना भूल सकता है, लेकिन दोबारा याद दिलाने पर दवाई ला देगा। बहू की तरह स्पष्ट जवाब नहीं देगा। और कल्याणी जी यही सोच रही थी कि उनके बेटे वैभव की आवाज़ आई, माँ जरा चाय तो बना कर लाना। बेटे की आवाज़ सुनकर कल्याणी जी चाय बनाने चली गई और कप में छानकर बालकनी में कुर्सी पर बैठे वैभव को देने चली गई। वैभव उस समय मोबाइल पर वीडियो चला रहा था। चाय का कप देते हुए कल्याणी जी बोली, बेटा, अगर तेरे पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझे डॉक्टर को दिखा लाना। कल से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो रही है कि 2 बार तो चक्कर खाकर गिरते गिरते बची हूँ। यह बात सुनकर वैभव तपाक से बोला, अरे माँ, आपके नाटक तो ख़त्म ही नहीं होते। इस उम्र में थोड़ा बहुत चक्कर तो आ ही जाता है, और मुझे तो वैसे भी आज जल्दी नौकरी पर जाना है। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है मेरे पास। और वैसे भी आपको क्या हुआ है? भली चंगी तो नज़र आ रही हैं। चलो अब जल्दी से हम दोनों के लिए नाश्ता बना दो, नहीं तो देर हो जाएगी। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कल्याणी जी चुपचाप रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। अभी एक पराठा ही बनाया था कि उनके कानों में आवाज़ पड़ी, अरे वैभव, तुम्हें तो पता है मेरी सहेली की शादी नज़दीक आ रही है। हम लोगों को बहुत से कपड़े खरीदने हैं और कल ज्वेलरी के शोरूम पर जो डायमंड का नेकलेस मैंने देखा था, मुझे वह भी खरीदना है। मेरी सहेली की शादी पर अगर डायमंड का हार गले में नहीं होगा तो मेरी कितनी किरकिरी हो जाएगी। उधर से वैभव की आवाज़ आई, अच्छा बाबा, तुम्हारा जो मन हो वह खरीदना। आज शाम को नौकरी से लौटते हुए तुम्हारा डायमंड नेकलेस खरीद कर ले आएंगे। फिर रिया बोली, अरे एक बात और, मेरी सहेली की शादी इसी शहर में है, तो मेरी सहेली के कुछ घर वाले और रिश्तेदार कुछ दिन के लिए हमारे घर पर रहेंगे। अब इस घर में हमारे पास तो फालतू कमरा नहीं है, तो आप माँ जी का सामान स्टोर रूम में शिफ्ट करवा दीजिए। स्टोर रूम में ही उनके लिए चारपाई लगवा दो। वैसे भी बिना मतलब इतना बड़ा कमरा घेर कर बैठी हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रिया, जैसा तुम ठीक समझो। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर तो कल्याणी जी जैसे सुन ही पड़ गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी पत्नी की बातों में आकर उनका बेटा बिल्कुल ही बदल जाएगा। दुखी हृदय के साथ वह चुपचाप अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उनके हाथ पैर कांपते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में उनके बेटा बहू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए उनकी बहू रिया की आवाज़ आई, माँ जी, नाश्ता तो लगा दीजिए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन कल्याणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई उत्तर न पाकर उनकी बहू रिया रसोई में गई तो वहाँ पर कल्याणी जी नहीं थी और ना ही नाश्ता तैयार था। उनकी बहू रिया रसोई घर से बाहर आई तो वैभव भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहा था। रिया जोर से चिल्लाते हुए बोली, किसका इंतजार कर रहे हैं? वैभव ने कहा, अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का ही इंतजार करूँगा। तभी रिया बोली, नाश्ता बना होगा तभी तो खाएगी ना। क्या मतलब? वैभव ने कहा, मतलब यह है कि तुम्हारी माँ ने नाश्ता बना कर रखा ही नहीं। हद हो गई है।
अब तो नौकरी करके पैसे भी मैं कमाऊं और घर का चूल्हा चौका भी मुझे संभालना पड़े, तो तुम्हारी माँ का यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या है। रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें तो किसी वृद्ध आश्रम में ही छोड़ाइए, उनके तो बहाने ही ख़त्म नहीं होते। सारा दिन बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। घर की साफ सफाई के लिए काम वाली बाई तो आती है, और इनसे क्या 2 वक्त का खाना और बर्तन का काम भी नहीं हो पाता। जब देखो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। इतना सुनने की देर थी कि वैभव तमतमाता हुआ सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया और गुस्सा होकर बोला, यह क्या है माँ, आपने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? और अगर नाश्ता नहीं बनाना था तो क्या पहले नहीं बता सकती थी? कम से कम रिया ही जल्दी तैयार होकर नाश्ता बना देती। आपको तो बस बहाना चाहिए बिस्तर पर पड़े रहने का। बेटे की बात सुनकर कल्याणी जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, बहुत दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। अब तो यह हाल हो गया है कि मुझ में खड़े होने तक की भी हिम्मत नहीं है। कितनी बार तुझे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चल, पर वह भी तुमसे नहीं किया जाता। अपनी माँ की इतनी बात सुनते ही वैभव ने पास रखे बेंच पर जोर से लात मारी और अपना गुस्सा निकालता हुआ कमरे से बाहर जाते हुए बोला, रिया, तुम ठीक कह रही थी, माँ का कोई दूसरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। बेटे का यह रूप देखकर कल्याणी जी दंग रह गई और सोचने लगी कि जब तक मैं उनकी नौकरानियों की तरह सेवा करती जा रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब क्या हो गई कि इन लोगों को मैं अपने सर पर बोझ लगने लगी। अब यह लोग मेरा दूसरा इंतजाम करने की सोच रहे हैं। इतना सोचते सोचते कल्याणी जी कल तक जो इस घर की मालकिन कहलाती थी, आज उसी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इस समय उनकी आंखों के कोरों से आंसू बह निकले। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो बीमारी से बेहाल कल्याणी जी ने अस्त व्यस्त हालत को ठीक किया। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने मन को संभाला और एक गहरी सांस लेकर जैसे तैसे उठकर दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो कल्याणी जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने देखा कि उनकी सहेली सविता उनके सामने खड़ी थी। कल्याणी जी की सहेली सविता जी उनके साथ ही स्कूल में अध्यापन का कार्य किया करती थी। सविता जी के पति का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। उन्होंने अपने अध्यापन कार्य को जारी रखा हुआ था। दूसरी ओर कल्याणी जी ने बेटे की नौकरी लगते ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। कल्याणी जी अपनी सहेली सविता को अचानक देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, अरे सविता, तू अचानक यहाँ कैसे? फिर सविता जी ने कहा, अरे अंदर आने को भी कहेगी या सब कुछ दरवाजे पर ही खड़े खड़े पूछ लेगी? कल्याणी जी अपनी सहेली को अंदर ले आई और उनके साथ सोफे पर बैठ गई। अपनी सहेली कल्याणी जी को आज ऐसी स्थिति में देखकर सविता जी हैरान रह गई। कल्याणी, यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? यह बात सुनते ही कल्याणी जी के चेहरे पर उदासी के भाव घिर आए और अपने आंसुओं के समंदर को रोक ना पाई। तभी सविता जी बोली, अरे क्या हुआ, बताओ तो मुझे। सविता जी की बात सुनकर कल्याणी जी भावुक हो गई। बहुत दिनों के बाद किसी से इतना अपनापन पाकर कल्याणी जी ने अपनी सारी हालत उनके सामने बयां कर दी कि किस तरह आज अपने ही बेटा बहू के लिए वह बोझ बन चुकी है। सविता जी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के लिए कल्याणी जी ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही बेटा उन्हें ऐसे दिन दिखा रहा था। जैसे ही कल्याणी जी अपनी सहेली को सोफे पर बिठाकर रसोई घर में पानी लेने के लिए जाने लगी तो उसी समय उन्हें चक्कर आ गए और बेहोश होकर वहीं गिर गई। सविता जी जल्दी से उठकर उन्हें संभालने लगी और सहारा देकर जैसे तैसे उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन कल्याणी जी अभी तक बेहोशी की हालत में ही थी। सविता जी ने अस्पताल में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाई और कल्याणी जी को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर से उनका तुरंत चेकअप करवाया, जिससे पता चला कि कल्याणी जी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जिस कारण वह बेहोश हो गई थी। कल्याणी जी को 4 दिन के लिए अस्पताल में रखा गया। इसी दौरान उनकी सहेली ने कल्याणी जी के बेटे वैभव को फ़ोन करके उनके अस्पताल में एडमिट होने के बारे में जानकारी दे दी थी। अब उनकी हालत में सुधार हो गया था, इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी
कि यदि उन्हें दवाइयाँ समय पर नहीं ली तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सविता जी यह देखकर हैरान थी कि कल्याणी जी 4 दिनों से अस्पताल में थी, लेकिन उनके बेटा बहू उनका हाल चाल तक पूछने के लिए अस्पताल नहीं आए थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि वह जिंदा भी है या मर गई। सविता जी अच्छे से समझ चुकी थी कि कल्याणी जी के बेटा बहू के लिए वह केवल एक नौकरानी थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर कुछ सोचते हुए सविता जी बोली, कल्याणी, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? अब देखो, मैं भी अकेली हूँ और तुम भी अकेलेपन की शिकार हो रही हो। क्यों ना हम दोनों एक साथ मेरे घर में ही रहे। सविता जी की बात सुनकर कल्याणी जी को सोच में पड़ गई। फिर सविता जी बोली, तुम्हारे बेटे बहू का हाल देखकर मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि वे लोग तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। तो फिर क्यों ना अभी से तुम अपने बारे में सोचो। अपनी सहेली सविता के बार बार मनाने पर कल्याणी जी ने उनके साथ रहने को हाँ कर दी। अब दोनों सहेलियां एक साथ रहने लगी थी। सविता जी ने कल्याणी जी के खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयाँ तक का पूरा ध्यान रखा था। वे दोनों सुबह शाम पार्क में जाकर योग किया करती थी, जिस कारण धीरे धीरे कल्याणी जी की हालत में सुधार आने लगा था। सविता जी घर पर रहकर गणित और अंग्रेजी विषय की ट्यूशन दिया करती थी और कल्याणी जी विज्ञान विषय की बहुत अच्छी अध्यापिका रह चुकी थी। इसलिए कल्याणी जी ने भी अपनी सहेली के साथ काम करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी कोचिंग क्लासेस में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। आलम यह हो गया था कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्लियर करने लगे। उसके बाद तो कई अच्छे घरों के माता पिता आकर अपने बच्चों को पढ़ाने की सिफारिश करने लगे। सविता जी के घर में इतनी जगह नहीं थी कि बहुत से बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके। इसलिए उन दोनों ने एक बड़ा सा हॉल किराए पर लिया, जहां वे दोनों बैच में क्लासेस लेने लगी, जिससे वह हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। वह गरीब और अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया करते थे। कल्याणी जी को अंदर से एक हौसला आ गया था। अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू करने के साथ साथ उनके दिल में नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। इस दौरान कोरोना ने देश में दस्तक दी और सरकार की तरफ से अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन लगवा दिया गया था और ट्यूशन क्लासेस का काम ठप हो गया। लेकिन कल्याणी जी, जिन्होंने दोबारा से अपने करियर की शुरुआत की थी, वह भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी सहेली को ऑनलाइन क्लासेस का सुझाव दिया तो सविता जी को यह सुझाव बहुत पसंद आया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। घर बैठे ही उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस लेने के कारण उनका ट्यूशन का काम और भी अधिक विस्तृत हो गया, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से विदेशों में रहने वाले बच्चे भी उनकी क्लासेस अटेंड करने लगे थे। ऑनलाइन क्लासेस में वह जो कुछ भी पढ़ाया करती थी, उनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर भी पोस्ट करना शुरू कर दिया। उन दोनों को इतनी आय प्राप्त हो रही थी कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उन दोनों के पास बहुत सा पैसा जमा हो गया था, लेकिन बुढ़ापे में इतनी ज़रूरत तो उनकी थी भी नहीं कि इतना पैसा स्वयं पर खर्च कर सके। और फिर सविता जी और कल्याणी जी दोनों बड़ी अच्छी तरह से जानती थी कि वृद्धावस्था में अकेलेपन की पीड़ा कितनी दुखदाई होती है। इसलिए उन्होंने अपनी आय का कुछ भाग वृद्ध लोगों पर खर्च करने का निर्णय लिया। उन्होंने समाज सेवी संस्थाएं भी जुड़ती गई। अब उन्हें जीवन का उद्देश्य मिल गया था। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिखाए। केवल 1 वर्ष के भीतर ही बेटे और बहू से दबकर रहने वाली कल्याणी जी आज एक बेहतरीन समाज सेविका के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। कई समाज सेवी संस्थाओं ने उनके निस्वार्थ सेवा को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया। रह रहकर अपने बेटे को याद करते हुए कल्याणी जी की आंखें नम हो जाया करती थी, परंतु उन्होंने कभी स्वयं को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। एक दिन उनके पास एक सरकारी पत्र आया, जिसमें लिखा था कि सविता जी और कल्याणी जी को समाज में उनके योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। यह पत्र पढ़कर दोनों सहेलियां फूली ना समाई। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई।
इधर कोरोना काल के दौरान काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई थी, जिनमें कल्याणी जी का बेटा और बहू भी शामिल थे। अब घर खर्च करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। पैसे की कमी के चलते दोनों पति पत्नी आपस में ही झगड़ने लगे। जितनी भी बचत उन्होंने आज तक की थी, 2-3 महीना में ही खर्च हो गई और लाख कोशिशें करने के बावजूद उन्हें कहीं और नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। जब कल्याणी जी की बहू ने अखबार में यह खबर पढ़ी और साथ में अपनी सासू माँ की तस्वीर को देखा, तो उसका सर चकरा गया कि उसकी सासू माँ इतनी अधिक चर्चित कैसे हो गई। जब पूरी खबर पढ़ी तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। उसने तुरंत अपने पति वैभव को यह खबर दिखाई। वैभव को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर रिया वैभव से कहने लगी, अरे तुम्हारी माँ कितना कमा रही है, इतना खर्च थोड़ी ना करती होगी। यहाँ हम लोग पैसों की तंगी झेल कर जैसे तैसे दिन काट रहे हैं और उधर तुम्हारी माँ के पास नोटों की गड्डियाँ आ रही होंगी। वे दोनों बिना देरी किए कल्याणी जी के पास पहुंच गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके पोता पोती आपको बहुत याद करते हैं। सच कहें तो आपके जाने के बाद हमने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। अब हम आपको लेने आए हैं और आप अब हमारे साथ अपने घर में रहेंगी। बेटी बहू को इस तरह अपने पैरों में गिड़गिड़ाते देख कल्याणी जी ने अपने पांव पीछे कर लिए। फिर उनका बेटा वैभव बोला, माँ, आप इतने लोगों की मदद कर रही हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता भी नहीं है। फिर हम तो आपके बेटे अपने बेटा बहू हैं, आपका अपना खून है। क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकती? बेटा, मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता तो उस समय भी था जब तुम मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने की सोच रहे थे। तब यह बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आई? कल्याणी जी ने प्रश्नवाचक निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखा और कहा, और मेरी अपनी सहेली जिससे मेरा खून का रिश्ता भी नहीं था, उसके कारण आज मैं अपनी इतनी पहचान बना सकी हूँ कि आज समाज में सिर उठाकर खड़ी हूँ। अगर उसने मेरी मदद ना की होती तो मैं आज किसी वृद्ध आश्रम के एक कोने में पड़ी होती या अब तक मर चुकी होती। मेरी सहेली से मेरा खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन दिल का रिश्ता इतना बड़ा है कि वह खून के रिश्ते को भी झुका सकता है। लेकिन माँ, आप ही सोचिए, अब हम दोनों की नौकरी जा चुकी है, घर का इतना खर्च है जिसको चलाने के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, खाने पीने का भी खर्चा होता है। कम से कम आप हमारी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकती हैं। यदि आप हमें पैसे नहीं देंगी तो कौन देगा? अपने बच्चों के साथ भी क्या कोई ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं और आप उन्हें पैसा देने की बजाय वृद्ध आश्रम में दान कर रही हैं। थोड़ा सा तो तरस कीजिए अपने पोता पोती पर। अपने बेटे और बहू की ये बातें सुनकर कल्याणी जी अपनी कुर्सी से उठी और बेटे के मुंह पर जोरदार 2 तमाचे जड़ दिए। तमाचे की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा। फिर कल्याणी जी बोली, आज तुझे याद आया है कि तेरी एक माँ भी है। तब तू कहाँ गया था जब मैं ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी? उस समय तूने मुझे मरने के लिए बेबस और लाचार छोड़ दिया था। अपनी पत्नी को डायमंड का हार दिलवाने के लिए तेरे पास पैसे थे, नए नए कपड़े खरीदने के लिए तुम लोगों के पास पैसे थे, नहीं थे तो केवल बूढ़ी माँ की दवाई खरीदने के लिए। और आज तू मुझे मेरा फ़र्ज याद दिला रहा है। जिस समय तेरी माँ लाचार थी, उस समय तुम दोनों मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे। अरे, एक माँ का जितना अपमान तुमने किया है, उतना तो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुझ पर लुटा दी थी, पर तूने क्या किया मेरे साथ? तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। और आज जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दी है, तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे तो चले आए मेरे पास मुझे मेरा फ़र्ज याद दिलाने के लिए। क्या बच्चों का फ़र्ज नहीं होता अपने बूढ़े माँ बाप को देखने का, उनकी सेवा करने का, बुढ़ापे में उनके लिए दवाई लाने का? बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो पुलिस को फ़ोन लगाकर मुझे धमकी देने के जुर्म में तुम्हें अंदर करवा दूंगी। सविता जी, जो पीछे खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी,
कल्याणी जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आज जो निर्णय तुमने लिया है उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। तुम अकेली नहीं हो, एक बार धोखा खा चुकी हो अपने बच्चों से, अब दूसरी बार सतर्क रहने में ही समझदारी है। दोनों बेटा बहू चुपचाप अपना सा मुंह लेकर वहां से निकल गए। आज कल्याणी जी अपनी सहेली सविता के साथ मिलकर अपना काम और समाज सेवा जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, हम सभी का जीवन हमारे माता पिता की ही देन है। ईश्वर द्वारा प्रदान बेशकीमती उपहार में से एक हमारे माँ बाप होते हैं। केवल माँ बाप ही बिना किसी पूर्व शर्त के हमारी देखभाल करते हैं और खुद हजारों कष्ट सहन करके भी हमें पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाते हैं। तो हमारा भी उनके प्रति दायित्व है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।